हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, इवोस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका होस्ट दोस्त और शुभचिंतक अमित कुमार फिर स्वागत करता हूं आज की इस धमाकेदार क्लास में। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सभी हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होंगे। साथ ही आप लोगों की स्टडी बड़ी शानदार तरीके से चल रही होगी, बड़ी मजे से चल रही होगी। अब आज की ये जो क्लास अपनी बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि अपनी बीएससीआर ने अपना एग्जाम पेपर 2026 है वो जारी कर दिया है। अब उस एग्जाम पेपर को हम आज की इस क्लास में बिल्कुल कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं, यानी बिल्कुल जानने वाले हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आने वाला है और बीएससीआर ने जो बदलाव किए हैं उन बदलावों के बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। इसका मतलब है क्या हुआ, आज की ये क्लास आप लोगों के लिए बड़ी शानदार, बड़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको आज की ये क्लास कंप्लीट बिना स्किप किए हुए देखनी है, ताकि आपका जो लक्ष्य 2026 में आप लोगों ने अपने निर्धारित कर रखा है कि मुझे इतने अंक आने चाहिए, वो बिल्कुल आसानी से प्राप्त कर सको। तो अपनी इस क्लास को शुरू करें। पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। और मॉडल पेपर पहले अपन सारी बातें समझने वाले हैं कि कैसा आपके पास मॉडल पेपर आएगा, उसमें क्वेश्चंस अपने पास जो क्वेश्चंस है वो किस आधार पे होंगे और उसमें बदलाव कहाँ पे किए हैं, वो सारी बातें मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ, बिल्कुल सोल्व करते हुए, बिल्कुल सोल्यूशन के आधार पे। देखो, आपका जो मॉडल पेपर है, नमूना प्रश्न पत्र 2026 जारी किया बोर्ड ने, बिल्कुल अपने जारी कर दिया है, बता दिया कि हाँ भाई बच्चों, इस पेपर के आधार पे आपको तैयारी करनी है, अंक लाने हैं। कितने अंक लाने हैं आप लोगों को? 95। अरे सर, इतने नंबर? बिल्कुल, मैं आप लोगों को इस मॉडल पेपर पे आधारित बिल्कुल आगे की क्लासेज में ना 10 मॉडल पेपर आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, चिंता मत करो। उन पेपर को तैयार करने के बाद आपका लक्ष्य जो 95 का वो कंप्लीट होने वाला है। चलो बात करते हैं इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है। देखो, पहले सबसे पहले इंस्ट्रक्शन है अपने पास, ये मैंने समझाए भी थे आप लोगों को, है ना। अपने पास 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होने वाला है। आपका पूर्णांक 80 मार्क्स का है, प्लस आप अगर बात करें अपने पास सेशनल मार्क्स के तो वो 20 हो जाते हैं, तो टोटल 100 हो जाते हैं। 20 नंबर आपके विद्यालय से जाते हैं। आपको ये मैंने इंस्ट्रक्शन पहले ही बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। कैंडिडेट मस्ट फर्स्ट राइट हिज हर रोल नंबर ऑन द क्वेश्चन पेपर कंपल्सरीली। सबसे पहले आप लोगों को अपना रोल नंबर लिखना है उस पेपर पे, है ना। जो पेपर है नीचे अभी कॉलम आएगा, मैं समझाऊंगा कहाँ पे लिखना है। हाँ, इस शायद ऊपर गया वो कॉलम, हाँ नहीं इसमें, हाँ सबसे पहले देख लेते हैं अपने पास कि आपको अपना रोल नंबर लिखना है। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, यानी सारे क्वेश्चन अनिवार्य हैं भाई। अनिवार्य का मतलब ऐसा है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। अगर नहीं आ रहा है सर तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ो, लेकिन मोस्टली ये माना जाता है कि आप कुछ तो लिख के आओ। इसके बाद राइट द आंसर टू ईच क्वेश्चन इन द गिवन आंसर बुक ओनली। ये क्या होता है सर? आंसर गिवन ओनली बुक का मतलब होता है केवल एक आपको नोटबुक मिलेगी, एक कॉपी मिलेगी, उसी में आपको पूरा पेपर करना है। इसके अलावा आपको सप्लीमेंट्री का ऑप्शन नहीं है, यानी सप्लीमेंट्री जो है उसका ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास। नेक्स्ट है, फॉर क्वेश्चन हैविंग मोर देन वन पार्ट द आंसर्स टू दोज पार्ट्स आर टू बी रिटर्न टुगेदर इन कंटिन्यूटी। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है कि ये मान के चलो अपने पास प्रश्न नंबर 1 है और उसमें अपने पास 1 आ गया, 2 आ गए, बाद में 3 आ गया, है ना, 4 आ गए, तो ये सारे आपको कंटिन्यू करने हैं। 1 नंबर लिख दिया, इसके 2 प्रश्न तो बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। ये 2 तो एक से कर देते हैं, ये 2 बाद में ले जाते हैं, बोला गुरुजी ने थोड़ी बेरोचाला है ना। अरे गुरुजी को सब पता चलता है। तो ये आपको चारों प्रश्न आपको एक ही पेज पे करने हैं, मतलब कंटिन्यूटी में करने हैं। इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद सर हमें ये प्रश्न आ ही नहीं रहा है तो क्या करें? तो मैंने पहले भी समझाया था, इस प्रश्न के लिए आप 2 लाइनें छोड़ दो। जितने कहे ना कि 20 शब्द का तो 2 लाइनें छोड़ दो, 3 लाइन छोड़ दो, 60 शब्द का है तो 5 लाइनें छोड़ दो, बस इतना ही तो बड़ा है, ये हो जाता है। राइट डाउन द सीरियल नंबर ऑफ द क्वेश्चंस बिफोर अटेम्प्टिंग इट। बिल्कुल, आप बिल्कुल गलती करते हो भाई। ये मान के चलो मुझे ना आंसर करना है 6 का, अब आप क्या करोगे, आंसर तो लिख दोगे और ये नंबर लिखना भूल जाते हो। तो इसमें बाद में जो अपने पास एग्जामिनर होता है उसको दिक्कत होती है कि कौन सा क्या। वैसे तो उसको पता है कि बच्चा है, नंबर नहीं काटते हैं, लेकिन कोई हो जाए खड़ूस, बोले नंबर नहीं लिखा काट लो इसके, होता है कि नहीं होता? बिल्कुल। बाद में क्या है, देयर आर इंटरनल चॉइसेज इन क्वेश्चन नंबर 3 to 5 और 11 to 19 का मतलब होता है कि इन क्वेश्चंस में आपके पास विकल्प दिया है भाई,
दो दो ऑप्शन होंगे, दो दो क्वेश्चन है इसमें, 3 से 5 तक के भी दो है, उनमें से एक करना है। 5 4 में भी दो हैं, उसके भी एक, उसमें से भी एक करना है। और 11 से 19 में जो है विकल्प दिए हुए हैं कि आपको इतना करना है, कितना करना है, वो सारी अपन बातें करने वाले हैं। तो ये तो इंस्ट्रक्शन हो गए। इसके बाद में चलते अपन चलते हैं आगे, अपने पास क्या दिया हुआ है आगे, आगे देखते हैं सर, अभी दिखा देते हैं। अब यहां से आपका सेक्शन ए शुरू होता है भाई। अब सेक्शन ए में बात करें तो सबसे पहले आप लोगों के पास एक पैराग्राफ आएगा। अब इसमें कुछ बदलाव हुए हैं, वो बदलाव मैं बता देता हूं क्या हुए हैं। इसमें आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए हुए हैं सारे, ये देखो ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो इनके आंसर्स अपन करने वाले हैं, चिंता मत करो। 8 क्वेश्चंस है, उनके करने वाले हैं। छोटा सा पैराग्राफ है, पहले ये पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसके बाद आगे अपने क्वेश्चंस में चलते हैं। क्या है देखो, द ग्रीन रिवोल्यूशन वाज ए पीरियड ऑफ एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया दैट बिगन इन 1960s। इसका आपको अर्थ नहीं आ रहा है सर, अर्थ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। एग्जाम में जाकर आपको घबराना बिल्कुल नहीं है भाई, ऐसे घबरा जाते हो ना, घबराना नहीं है, चिंता मत करो रे, डर बिल्कुल साइड में रख के जाना। इसका मतलब होता है कि हरित क्रांति है वो एक अपने पास एग्रीकल्चरल का मतलब कृषि ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव था भारत में, जो कि अपने पास 1960 के दशक में शुरू हुआ था। इट इंट्रोड्यूस्ड हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ द सीड्स। इसने अपने पास कृषिगत में विभिन्न प्रकार के बीजों की उपलब्धता बढ़ाई थी भाई। मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स, और आधुनिक तकनीक, सिंचाई तकनीक है वो उपलब्ध कराई। केमिकल फर्टिलाइजर्स टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, भोजन की उपलब्ध जो उत्पादन वो बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर जो अपने पास खाद वगैरह होती है केमिकल के युक्त है ना, उसको बाद में बढ़ोतरी मिली। मिस्टर एम एस स्वामीनाथन, नोन एज द फादर ऑफ द इंडियाज ग्रीन रिवोल्यूशन, सभी जानते हैं भाई भारत में हरित क्रांति है वो स्वामीनाथन ने शुरू की थी। मैं तो बताता चल रहा हूँ, आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं है। रिवोल्यूशन प्लेड ए क्रूशियल रोल इन द ट्रांसफॉर्मेशन। अब मैं ना थोड़ा सा जल्दी पढ़ा देता हूँ, पैराग्राफ में इतने अभी। द मूवमेंट प्राइमरीली फोकस्ड ऑन द व्हीट, ये अब जब आपको लगे कि ये सर इंपॉर्टेंट है तो थोड़ी सी लाइन अंडरलाइन कर लो। एंड कल्टीवेशन इन स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। अब एक बात ध्यान में रखना, एक तो डेट, एक ईयर और एक स्थानों के जो नाम होते हैं उनको आपको अंडरलाइन कर लेना है। छोटे ऐसे नहीं, अपने पास वैसे तो वहाँ पे मना करते हैं, लेकिन अगर HB पेंसिल हो तो थोड़ा सा ऐसे मार्क कर लो भाई, पंजाब दिया हुआ है, हरियाणा दिया हुआ है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश दिया हुआ है ना। इसके बाद में एज ए रिजल्ट इंडिया बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन बाय द 1970। मैंने कहा है ईयर दिए वो हो तो उसको अंडरलाइन कर लेनी है ऐसे। उसके बाद में मिलियंस टन्स इन 1916, क्या लिखा है भाई, नहीं एक मिनट, 1917 एंडिंग इट्स डिपेंडेंस ऑन द फूड इंपोर्ट्स। इसके बाद में व्हीट प्रोडक्शन इंक्रीज्ड फ्रॉम 11 मिलियन टन्स इन 1960 टू 73 मिलियन टन्स बाय 2006। ये अपने पास 11 टन से अपने पास क्या है कि 1960 में अपने पास 11 टन मिलियन है ना, 11 मिलियन टन अनाज उत्पादन हुआ था, लेकिन वो बाद में 73 मिलियन टन हो गया 2006 तक। However, the green revolution had some negative effects, including depletion of the groundwater. ये हो जाता है, कुछ कमियां भी हैं इसकी हरित क्रांति की। सोइल डिग्रेडेशन एंड द इंक्रीज्ड रीजनल इनइक्वालिटी, ये भी इसमें समस्या आती है। ये क्या है सर, देखो अर्थ मैं तो समझा दूंगा लेकिन वहाँ पे आपको थोड़ी ना समझ में आएगा। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन द रेन फेड एरियाज डिड नॉट बेनिफिट इक्वली, यानी कहने का मतलब देखो इसके नुकसान क्या हुआ था, एक तो ग्राउंड वाटर है उसका स्तर नीचे गिर गया है ना। इसके बाद में सोइल डिग्रेडेशन एंड इंक्रीज्ड रीजनल इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि जो मिट्टी का उपजाऊपन है वो कम हो गया है और अपने पास क्षेत्रीय असमानता बढ़ी है। क्यों बढ़ी है, इसका मुख्य कारण है भाई जो अपने पास पंजाब हरियाणा है वो मुख्य क्षेत्र हो गए, बाकी जैसे बिहार है वहाँ पे इसका कोई लाभ नहीं मिला, तो वो क्षेत्रीय अपने पास बदलाव, इनइक्वालिटी आ गई, असमानता आ गई। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन द रेन फेड एरियाज डिड नॉट बेनिफिट इक्वली, यानी कहने का मतलब समान रूप से फार्मर जो किसान है छोटे क्षेत्रों के उनको भी कोई फायदा नहीं हुआ। डिस्पाइट इट्स लिमिटेशंस, यानी इसकी सीमितताओं के बावजूद द ग्रीन रिवोल्यूशन सेव्ड मिलियंस फ्रॉम स्टार्वेशन एंड द रिमेन्स अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन इंडियाज एग्रीकल्चरल हिस्ट्री, यानी भारतीय कृषि में इसने अपना महत्वपूर्ण स्थान है वो रखा है भाई। तो ये इतनी थोड़ी सी तेज गति से अपने पास स्पीडली
थोड़ा ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना है, 2 मिनट में आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ लेना, अर्थ समझ में आए नहीं आए। इसके बाद देखो इसके आंसर्स जो क्वेश्चंस है वो बता देता हूं मैं। क्या है, सबसे पहले हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियाज ग्रीन रिवोल्यूशन, अभी बताया मैंने, उसको अंडरलाइन किया है कि स्वामीनाथन कहाँ पे है, तो ये इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया विच क्रॉप्स वर प्राइमरीली फोकस्ड ऑन द ड्यूरिंग द ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति के समय कौन सी फसल पे ज्यादा ध्यान दिया गया, मैंने बताया था आपको, एंड राइस, यानी कहने का मतलब गेहूं और चावल पे इसका ज्यादा ध्यान दिया गया था। इसके बाद में क्या है, व्हेन डिड इंडिया बिकम द सेल्फ सफिशिएंट इन द फूड ग्रेन प्रोडक्शन, अपने पास अपने पर्याप्त मात्रा में अपने पास फूड प्रोडक्शन कब करने लग गया था, तो ये देखो अपने पास कहाँ पे है, ये देखो अपने पास सेल्फ सफिशिएंट के आएगी आप लोगों के पास कहाँ पे, ये देखो 1970s में है ना, तो ये आपके पास 1970s हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाता है आपके पास 1970s, वहाँ पे लिखा हो, मैंने तभी तो कहा था सन जो होती है उसको अंडरलाइन कर लेना है। What was one of the negative effect of the green revolution, निगेटिव इफेक्ट क्या था भाई, यानी उसकी कमियां क्या थी, मैंने 3 कमियां बताई थी। इंक्रीज इन फूड इंपोर्ट्स, क्या भोजन के आयात में वृद्धि हुई थी, नहीं आयात नहीं किया था हमने। इंक्रीज इन द मैनुअल फार्मिंग में भी बढ़ोतरी नहीं हुई थी। डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, बिल्कुल अपने पास धरातलीय पानी में कमी आई थी, ये अपने पास हो जाता है इसका एक कमी। डिक्रीज इन द क्रॉप प्रोडक्शन, क्या फसल में उत्पादन में कमी आई थी, नहीं वो तो बढ़ी थी वहां से, तो ये हो जाता है। विच स्टेट वर द मेन बेनिफिशरीज ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन, यानी मुख्य लाभदायक राज्य कौन से थे, मैंने अंडरलाइन किया था राज्यों को, पंजाब और हरियाणा, इसमें एक वेस्टर्न उत्तर प्रदेश भी है लेकिन वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही है, पूरा उत्तर प्रदेश नहीं है। इसके बाद में अपने पास बात करें नेक्स्ट दिया हुआ है बाय 2006 व्हाट वाज इंडियाज व्हीट प्रोडक्शन, अच्छा 2006 तक भारत का जो व्हीट प्रोडक्शन है, गेहूं उत्पादन है, वो कितना था, 73 मिलियन टन, तो 73 मिलियन टन ये रहा, मैंने अंडरलाइन करवाई थी कि 1960 में मात्र 11 टन था और 2006 तक अपने पास 73 मिलियन टन है, वो अपने पास उत्पादन होने लगा था गेहूं का, किसके कारण, हरित क्रांति का। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम, कन्वर्जन और चेंज, इस अपने पास ये जो 2 क्वेश्चन है ना, ये आपको थोड़ी समस्यात्मक होते हैं भी, ये आपके पास क्या होते हैं, सिनोनिम हो सकता है, एंटोनिम हो सकता है, तो आपके पास विच मीन्स का मतलब क्या होता है, मीन्स द सेम, सेम का मतलब होता है सिनोनिम, यानी समानार्थक शब्द आपको बताना है। इसका मतलब कन्वर्जन का मतलब होता है बदलना, बदलाव, है ना, तो ये बदलाव होता है, तो अपने पास एक शब्द आया है ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें दिया हुआ है क्या, ये रहा ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपका आंसर हो जाता है ये। इस पैराग्राफ में ज्यादा समय नहीं लेना भाई आप लोगों को। नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा है फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स द ऑपोजिट ऑफ, यहाँ पे ऑपोजिट का मतलब क्या होता है, विलोम शब्द लिखना है। डिपेंडेंस का मतलब होता है किसी पे आश्रित, और सेल्फ सफिशिएंट का मतलब होता है अपने पास अपने ऊपर आश्रित, यानी सेल्फ सफिशिएंट यानी खुद पे आश्रित, ये दूसरे पे ये खुद पे, यानी अपने लिए खुद के लिए पर्याप्त मात्रा में, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये। अब ये जो दूसरा पैराग्राफ है, इस दूसरे पैराग्राफ में भी 8 क्वेश्चन होने वाले हैं आप लोगों के पास, और ये 8 क्वेश्चन आप लोगों के पास शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है भाई, ये सारे आपके पास शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, ये देखो, तो ये क्वेश्चन है वो आप लोगों को खुद को करने हैं। मैं स्क्रीनशॉट बता देता हूँ कहाँ से कहाँ तक लेना आप लोगों को। पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ये स्क्रीनशॉट रख लेना है यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके बाद में दूसरा स्क्रीनशॉट कहाँ से कहाँ तक लेना है, वो लेना हाउ एवर से लेके यहाँ तक, तो आपका ये पैराग्राफ है कंप्लीट हो जाता है। अब इसके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसके बाद में देखो जो क्वेश्चंस बनते हैं आप लोगों के पास, अब ये क्वेश्चंस है, इनके आपको मैं तरीका बता देता हूँ क्या करना है। क्यों? क्योंकि मैं अभी यहाँ पे तो लिख के नहीं बताऊंगा, बाकी आगे वाला जो सारा समाधान है वो मैं करवाने वाला हूँ, क्योंकि पैराग्राफ आपको खुद को सीखना है। हाउ डज टूरिज्म बेनिफिट इन लोकल कम्युनिटीज, इसका अर्थ होता है कि जो लोकल अपने पास टूरिज्म है, टूरिज्म का मतलब क्या होता है, टूरिज्म का मतलब जो भ्रमण करने वाले होते हैं ना, वो आपके पास लोकल कम्युनिटी को फायदे कैसे पहुंचाता है, तो इसमें दिया हुआ है ना, ध्यान से समझ लेना। नेम 2 इंडियन स्टेट्स दैट हैव प्रोस्पर्ड थ्रू टूरिज्म, यानी टूरिज्म के द्वारा अपने आप को समृद्ध किया है। 2 राज्यों के नाम दिए हुए हैं, इसमें शायद केरला और गोवा है, कुछ ऐसे नाम आए हैं वो देख लेना। बाद में व्हाट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम इज फेस्ड बाय द पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस लाइक द ताजमहल, इसका भी बिल्कुल ताजमहल की समस्या इसमें दी हुई है। हाउ कैन कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ द कल्चर अफेक्ट ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, यानी कहने का मतलब
कॉमर्शियलाइजेशन जो होता है, व्यवसायीकरण जो होता है किसी क्षेत्र का, वो कैसे प्रभावित करता है अपने पास ट्रेडिशनल जो परंपरागत अपनी जो कल्चर होती है, संस्कृति होती है, उसको कैसे प्रभावित करता है। व्हाट इकोनॉमिक प्रॉब्लम डू लोकल रेजिडेंट्स फेस इन द टूरिस्ट एरिया। अच्छा, जो टूरिस्ट एरिया होते हैं वहाँ पे जो लोकल लोग होते हैं उनको समस्या का सामना करना पड़ता है, दिया हुआ है इसमें। व्हाट इज सस्टेनेबल टूरिज्म अकॉर्डिंग टू द पैसेज। अच्छा, सस्टेनेबल टूरिज्म क्या है, इसमें भाषा दी हुई है सेम की सेम, मैंने देखी है भाई, इसलिए तो बता रहा हूं मैं। हाँ, अब ये जो है इसके बारे में बात कर लेते हैं। राइट द सिमिलर वर्ड, दो शब्द इसमें भी आने हैं। क्या है इसका, तो सिमिलर लिखना है। डैमेज और डिक्लाइन, इसमें अपने पास डिग्रेडेशन आया है। और राइट द ऑपोजिट वर्ड ऑफ द डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश, और कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्माण। क्या होता है, कंस्ट्रक्शन यानी बनाना, है ना, कंस्ट्रक्शन। और दूसरा अगर आया है उसमें क्रिएशन जो भी आया है तो वो देख लेना, इसमें डिग्रेडेशन आया है, डिग्रेडेशन ये हो जाता है आप लोगों के पास। तो ये मुझे बताना था, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं भाई। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो सेक्शन बी है। यहाँ से आपका जो सेक्शन शुरू हो रखा है, इसकी मैंने बढ़िया शानदार क्लास अपलोड कर रखी है, इसके अलावा और भी आने वाली है, घबराना मत, मैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ लेकर आने वाला हूँ। ये जो तीसरा प्रश्न आएगा ये आपके पास लेटर से संबंधित और ईमेल से संबंधित आने वाला है। किससे संबंधित, लेटर से और ईमेल से संबंधित आने वाला है। इसमें अगर मैं बात करूं तो देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सपोज यू आर राधेश्याम और राधिका स्टेइंग एट गवर्नमेंट हॉस्टल बीकानेर, राइट ए लेटर टू योर फादर सीकिंग हिज परमिशन टू ज्वाइन एन एजुकेशनल हिस्टोरिकल टूर ऑर्गेनाइज्ड बाय योर स्कूल। ये सेम पर्सन मैंने करवा रखा है, तो आप वहां पे देख लेना, मैं नहीं करवाऊंगा, यहाँ पे इसका फॉर्मेट बताऊंगा बस। सपोज इसके अथवा में आएगी ईमेल। ईमेल क्या है, सपोज यू आर नेहा स्टडिंग इन क्लास 10th, यू आर अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप स्कीम, राइट एन ईमेल टू योर स्कूल प्रिंसिपल एट principal@ksg@gmail.com रिक्वेस्टिंग हिम फॉर योर स्टडी सर्टिफिकेट। यानी करने का मतलब स्टडी सर्टिफिकेट चाहिए, टीसी के लिए लिखते हैं ना, बिल्कुल वैसे स्टडी सर्टिफिकेट के लिए आपको एप्लीकेशन में ईमेल लिखनी है। तो देखो मैं थोड़ा सा समझाता हूँ इसके बारे में, इसके बारे में आप लोगों को समझाना जरूरी है, समझा देता हूं मैं, क्यों, हाँ चलो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले तो लेटर की बात कर लेते हैं। जो लेटर होता है उसका फॉर्मेट मैंने बता रखा है। सबसे पहले आपको अपना खुद का एड्रेस लिखना होता है। तो खुद का एड्रेस आप कहाँ पे रह रहे हो भाई, आप रह रहे हो गवर्नमेंट हॉस्टल बीकानेर में रह रहे हो, तो ये अपने पास से आपका एड्रेस हो जाता है। तो गवर्नमेंट हॉस्टल, ये मैंने समझा रखा भाई आप लोगों को, हॉस्टल बीकानेर में आप रह रहे हो, तो ये आपका एड्रेस हो जाता है। अब आप इसके नीचे लिखोगे दिनांक। दिनांक क्या है, जैसे अपने पास 2 दिसंबर 2025 ये लिख दी। इसके नीचे आपको क्या लिखना होता है, जब आप अपने रिलेटिव को, मैंने फॉर्मेट समझा रखा भाई, जब आप अपने रिश्तेदारों को इनफॉर्मल लेटर की बात बता रहा हूँ, तो डियर फादर को लिखना है, तो डियर फादर ये लिखेंगे, डियर फादर कर दिया। इसके नीचे मैंने एक भाषा बता रखी है आप लोगों को, बहुत ही शानदार भाषा बताई है। क्या बताइए, आई एम हेल एंड हार्टी हियर एंड होप दैट यू विल बी ग्लेड, यू विल बी ग्लेड देयर। और इसके बाद में आपको अपनी भाषा लिखनी होती है लेटर की। तो ये तो आपको इतना तो आपको याद रहना ही रहना चाहिए, ये एड्रेस जो आपके उस प्रश्न में दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर एड्रेस नहीं दिया हुआ है तो आप अपना एड्रेस बना के लिख सकते हो, मैंने अपनी क्लास में समझाया है लेटर की क्लास में, ये यहाँ तक लिख दोगे। इसके बाद में आपको अपना लिखना है कि भाई हमारा विद्यालय है वो कहाँ जा रहा है, एजुकेशनल टूर पे जा रहा है, तो मैं भी जाना चाहता हूँ, तो आप मुझे इसके लिए जो पेमेंट है वो भेज दो और मुझे अनुमति दे दो। बस इतनी सी बात पूछनी है, वो मैंने भाषा समझा रखी है इंग्लिश में कैसे लिखना है। और मान के चलो आपका लेटर यहाँ पे कंप्लीट हो गया, तो योर्स लविंग सन, और तुम्हारा लविंग सन, यहाँ पे सन, और यहाँ पे आपका नाम राधेश्याम है, क्या नाम देख लेते हैं भाई, नाम दिया हुआ राधेश्याम, और लड़की है तो राधिका, तो राधेश्याम लिख देते हैं, राधेश्याम, है ना। तो बस इतना सा काम करना है आप लोगों को, और इतना सा काम करते ही आपके ये नंबर पूरे हो जाते हैं। तो देखो लेटर
इसके बीच का पोर्शन मैंने एक बार रख लिया है, क्योंकि अपनी क्लास लंबी नहीं करनी है, क्योंकि मैंने समझा रखी है ऑलरेडी। ये हो जाएगा। इसके बाद में आपको क्या करना है कि ईमेल लिखनी है। ईमेल का मैं फॉर्मेट बता देता हूं और कैसे लिखनी है वो भी समझा देता हूं। अब इसमें बात करें ईमेल, तो ईमेल के लिए मैंने आप लोगों को फॉर्मेट समझा रखा भी किस तरीके से आएगा, है ना। तो आपके पास जो ईमेल का फॉर्मेट है वो इस तरीके से आना भाई। आपको ऐसे बॉक्स बनाना है बिल्कुल, और इसमें आपको 4 लाइनें मैंने बता रखी थी, अपने ईमेल फॉर्मेट में भी मैंने समझाया है आप लोगों को। हाँ, इस तरीके से आपको 4 लाइनें बना लेनी है इसमें। और ये थोड़ी अगर आ जाए तो ऊपर नीचे तो देख लेना, लेकिन आपको सीधे बनानी है रहे, मैं तो कर दूंगा, आपसे नहीं होगी वहाँ पे, है ना। ये आपके पास ईमेल का फॉर्मेट हो जाता है। अब इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से, अब ऐसा बॉक्स आपको वहाँ पे बनाना है। नीचे वाली लाइन बाद में खींच लेना, क्योंकि कंप्लीट नहीं हो तो, है ना। तो ये लाइन तो मैंने एक बार बना रखी है आप लोगों के लिए। तो ये जो ईमेल का फॉर्मेट है, इसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, यहाँ पे आपको लिखना होता है टू। क्या लिखोगे, टू। यहाँ पे CC, यहाँ पे BCC, और यहाँ पे आपको लिखना है सब्जेक्ट। ये लिख दिया। अब टू में क्या लिखते हैं, टू में लिखते हैं अपने पास वो ईमेल जहाँ पे अपने को भेजनी है। तो अपनी ईमेल क्या है, अपनी ईमेल है principal@ksg@gmail.com है। तो ये मैं लिख देता हूँ, जैसे बिल्कुल शॉर्ट में लिखना है, प्रिंसिपल जी, अपने पास मैं लिख देता हूँ, रहे ना, सही लिखता हूँ, GSSKGS@gmail.com। ये हो जाती है आपकी ईमेल। सर CC में क्या लिखते हैं, तो मैंने अपनी क्लास में बताया था, CC का मतलब था कार्बन कॉपी। अब कार्बन कॉपी में अपन लिखते नहीं है, सपोज करो मुझे यही ईमेल अपने किसी और को भेजनी है, तो मैं वो ईमेल लिखता हूँ। BCC का मतलब था बल्क कार्बन कॉपी, यानी बहुत से लोगों को भेजना है, तो मैं इसका प्रयोग करता हूँ। तो ये दोनों आपको ब्लैंक छोड़ने हैं। सब्जेक्ट में आपको सब्जेक्ट क्या है कि स्टडी सर्टिफिकेट चाहिए भाई। क्या चाहिए आप लोगों को, स्टडी सर्टिफिकेट चाहिए। तो बस अपने पास क्या है, यहाँ पे इतना ही काम करना आप लोगों को, फॉर स्टडी सर्टिफिकेट, ये हो जाता है आपके पास। तो अब ये फॉर्मेट बना लिया, ये फॉर्मेट का भी नंबर मिलता है आप लोगों को। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सर लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे सर। और जैसे आप एप्लीकेशन भेजते हो, प्रिंसिपल को ईमेल भेजो चाहे एप्लीकेशन भेजो, आपको क्या करना है, भाषा ऐसे शुरू करनी है, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। अब ये एप्लीकेशन ईमेल क्यों भेज रहा है, अपने पास अप्लाइंग फॉर द स्कॉलरशिप, है ना, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो। से दैट आई, अब आप ना अपने पास आई एम, आप अपना नाम लिखो यहाँ पे, जो भी नाम है उस पर्सन में दिया हुआ है, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल। ये जो भाषा बता रहा हूं ना मैं, ये ध्यान में रखना, योर स्कूल। आप प्रिंसिपल को जब भी ईमेल भेजो, जब भी एप्लीकेशन भेजो, आपको यहां से लेके ये भाषा कंप्लीट लिखनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब क्या चाहते हो, अब आप अपनी मैट्रिक की बात करो भाई कि मैं ना अपने पास एक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा हूं, तो मुझे मेरे स्टडी सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। तो नाउ आई वांट टू से दैट आई एम applying for scholarship, so I need my study certificate, बस इतना सा काम कर लेंगे। इसके बाद में आपको क्या है कि मैं ना अपने पास अप्लाई कर रहा हूँ, किसके लिए, स्कॉलरशिप के लिए, तो मुझे क्या है, अपने स्टडी सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। प्लीज इश्यू माय सर्टिफिकेट, बस यहाँ पे लिख देंगे, प्लीज इश्यू माय स्टडी सर्टिफिकेट,
ये हो जाता है। अब ये जो लाइन अपने मैंने कहा था ना कि लाइन आपको बाद में खींचनी है नीचे वाली, ऐसे बना लेना है आप लोगों को, ये नीचे वाला है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, इस कॉलम में नीचे आपका योर्स फेथफुली है ना, योर्स फेथफुली, ये मैं समझा रहा हूँ भाई, एक बार चिंता मत करो, घबराना नहीं है। और यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, नाम लिखो और बस वो इसको कंप्लीट कर दो, ये आपकी ईमेल हो जाती है। तो ईमेल का फॉर्मेट मैंने आप लोगों को आसानी से समझा दिया है। तो ईमेल में अगर आप ये फॉर्मेट बना देते हो और ये लिख देते हो तो आपके पास अंक कितने हैं भाई, अंक 4। तो ये आपके पास 2+2 होते हैं भाई। 2+2 का मतलब है अगर ये फॉर्मेट बना देते हो और ये ईमेल ये लिख देते हो सही सही, बस इसको ये भी नहीं भी लिखते हो ना, थोड़ा सा मतलब गलत भी कर देते हो, तो इसके 2 अंक मिलते हैं। इतनी बात आई समझ में? हाँ बिल्कुल आ गई होगी। चलो अब बात करते हैं अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, राइट जो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो किस बारे में है भाई, वो है राइट अ शॉर्ट स्टोरी विद द हेल्प ऑफ द गिवन आउटलाइन इन द अबाउट 100 वर्ड्स, ऑल्सो मेंशन द टाइटल एंड द मोरल ऑफ द स्टोरी। इस कहानी का मैं आप लोगों को, ये जो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा ना, इसके बारे में एक छोटी सी बात बता देता हूं। आपके 1+2+1 है। सर ये क्या बता दिया आपने, ये बता दिया 1 नंबर आपको टाइटल लिखना है इस कहानी का तो उसके मिलेंगे, 2 नंबर आप ये कहानी पूरी लिखोगे तो मिलेंगे, और 1 नंबर आप ये मोरल लिख दोगे लास्ट में तो उसका मिलने वाला है। तो इसका मतलब है आपको कहानी कंप्लीट नहीं आ रही है तो कहानी का टाइटल तो लिखो कम से कम, और अंत में आपको मोरल भी लिखना है, तो 2 नंबर तो आपको वैसे मिलने वाले हैं। तो इतना सोचने वाली बात कहाँ पे है। अब देखो ये जो कहानी है ये कौन सी है, देखो मैं बता देता हूँ। ए बी फॉल्स इनटू वाटर, स्ट्रगल्स एट डव। तो सीधी सी बात है, ए बी एंड डव, बस इतना ही तो है। तो कहानी का टाइटल हो जाएगा ए बी एंड ए डव, ये कहानी का होगा टाइटल। अब इसके मोरल की बात करें तो चलो मैं आप लोगों को ये समझा ही देता हूँ कहाँ पे है ना, सारा कुछ तैयार कर रखा है मैंने आप लोगों के लिए। अब देखो यहाँ पे अपने पास कहानी ये रही, कहानी क्या है, द बी एंड द डव, ये यहाँ पे मैंने ए करवा दिया है। तो ए बी एंड ए डव, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कहानी का टाइटल। अभी क्या है, देखो वन वार्म आफ्टरनून, ये कहानी आप जिस तरीके से आपको याद है उस तरीके से शुरू कर सकते हो। वैसे कहानी मैं वंस देयर वाज से भी शुरू कर सकता हूँ, लेकिन मैंने एक स्पेशल बनाई है। क्या है, वन वार्म आफ्टरनून ए लिटिल बी वाज फ्लाइंग ओवर ए रिवर इन द सर्च ऑफ नेक्टर। नेक्टर होता है पानी वगैरह के तलाश में, फूलों की तलाश में ना। सडनली इट स्लिप्ड एंड फेल इनटू द वाटर, ये गिर जाती है पानी में। द बी स्ट्रगल, बी यानी मधुमक्खी की बात करो, स्ट्रगल्स हार्ड टू स्टे अफ्लोट, यानी तैरने में कठिनाई महसूस होती है। बाद में क्या होता है, सडनली इट्स नहीं, बट द स्ट्रॉन्ग करंट वाज पुलिंग इट डाउन। हाँ भाई वो क्या कोशिश तो कर रही थी तैरने की, लेकिन धारा जो है ना वो उसे नीचे खींचती जा रही थी। तो ये तो थोड़ी भाषा थोड़ी टफ लग रही होगी, तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैंने बहुत ही आसान भाषा में अलग से भी बना रखी है। इसके बाद में हाँ ये क्या, ए काइंड डव सिटिंग ऑन द ब्रांच नियर बाई नोटिस द बीज हेल्पलेस कंडीशन। भाई पास में अपने पास एक डव बैठा था तो उसने उसकी असहाय दशा देखी। विदाउट वेस्टिंग ए मोमेंट द डव प्लग्ड ए लीफ एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द वाटर। बीन अपने डव ने क्या किया, एक पत्ती तोड़ी और उसमें नीचे फेंक देता तुरंत जल्दी से। विदाउट वेस्टिंग, हाँ, द बी क्विकली क्लाइम्ड ऑन टू द लीफ एंड सेफली रीच्ड द शोर। भाई वो जो मधुमक्खी थी वो पत्ते पे चढ़ जाती है और किनारे पे पहुंच जाती है। इसके बाद आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ए हंटर केम टू द फॉरेस्ट, एक भाई शिकारी आया जंगल में। उसके बाद में ही सा द डव एंड एम्ड हिज गन एट इट, उसने उस पंख को डव को देखा और उस पर बंदूक तांदी निशाना लगा रहा था कि द बी अंडरस्टूड द डेंजर, बी को जो खतरा था महसूस हो गया। टू सेव द डव, उसको उसने क्या है कि भाई डव को बचाने की सोची। इट फ्लू टुवर्ड द हंटर एंड स्टंग हिम ऑन हिज हैंड, और वो सुधा इसके जो मधुमक्खी थी उसके पास उड़ी और उसके क्या है अपने पास हाथ पे डंक मार देती है। इससे क्या होता है, द हंटर क्राइड इन द पेन, जो हंटर था शिकारी था वो दर्द में चीखा भाई। एंड हिज गन फेल इनटू द ग्राउंड ऑन फेल टू द ग्राउंड, और उसकी बंदूक ग्राउंड पे गिर जाती है। टेकिंग दिस चांस द डव फ्लू अवे, और ऐसा मौका पाके पांखता भी यानी डव भी उड़ जाता है। द बी वाज हैप्पी बिकॉज इट हैड रिटर्न द डव्स काइंडनेस, बिल्कुल मधुमक्खी भी बड़ी खुश थी भाई कि उसने अपनी दयालुता का बदला चुका दिया है।
अब इसका मोरल देखो क्या है, मोरल है हेल्प दोज हु हेल्प यू, एक तो ये लिख सकते हो यानी उनकी सहायता करो जो तुम्हारी सहायता करे, और दूसरा कर सकते हो काइंडनेस ऑलवेज कम्स बैक, दयालुता हमेशा वापस लौट के आती है रे, दया दिखानी चाहिए। हाँ, ये हो जाता है आपके पास से दो, आपके पास मोरल मैंने इस कहानी के बता दिए हैं, ये कहानी हो जाती है। अब इसमें अपने पास दूसरी कौन सी कहानी है, दूसरी है टू फ्रेंड्स इन ए फॉरेस्ट, दो दोस्त जंगल में, ए बियर अपीयर्स। तो ये इससे पता चलता है कि कहानी कौन सी है सर, अरे सर दो दोस्त और एक भालू वाली कहानी है, तो बस कहानी लिखो टू फ्रेंड्स, मॉरल जो अपने टाइटल जो लिखेंगे टू फ्रेंड्स एंड ए बियर, बस ये लिख देंगे और वह अपने पास क्या हो जाएगा कंप्लीट, अपना क्या टाइटल तो आ गया, तो एक नंबर तो पक्का हो गया। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट, अब ये कहानी कौन सी है, देखो कहानी मैंने बता दी, तो ये रही टाइटल क्या, टू फ्रेंड्स एंड द बियर, इसमें दया रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है रे, ऐ भी कर सकते हो, इससे ऐसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्या है, द टू क्लोज फ्रेंड्स वर वंस वॉकिंग थ्रू ए डेंस फॉरेस्ट, दो बढ़िया दोस्त जंगल से गुजर रहे थे एक बार, दे प्रोमिस्ड नेवर टू लिव ईच अदर्स अलोन इन डिफिकल्टी, उन्होंने वादा भी किया भाई कि हम ना एक दूसरे की सहायता मतलब एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे कठिनाई में। While they were talking, a huge bear suddenly appeared from behind the bushes. अभी ये बातें वो कर ही रहे थे कि एक अपने पास झाड़ियों में से बड़ा वाला भालू निकल के आया बाहर। Seeing the bear, one of the boys became frightened and quickly climbed up a tree to save himself. अब भालू को देख के घबरा गया एक, तो वो पास में पेड़ था उस पर चढ़ गया भाई तुरंत ही भाग के। The other friend could not climb, दूसरा चढ़ ही नहीं सका, चढ़ नहीं सकता था, सो ही ब्रेवली ले डाउन ऑन द ग्राउंड एंड प्रिटेंड टू बी डेड, और इसलिए वो ग्राउंड पे लेट गया और सांस से रोक लिया, मरने का बहाना कर लेता है। एंड एज ही हैड हर्ड दैट बियर्स डू नॉट टच डेड बॉडीज, और उसने ऐसा सुना था कि जो भालू होते हैं मृत शरीर को नहीं छूते हैं। द बियर केम नियर हिम, स्निप्ड हिज फेस एंड बॉडी एंड फाइनली वॉक्ड अवे थिंकिंग ही वॉज डेड, और वो भालू उसके पास आता है, उसको सूंघता है, जांचता है, देखता है और बाद में देखता है कि मर गया भाई और चला जाता है। इसके बाद व्हेन द डेंजर वाज ओवर, और जब खतरा चला गया, द बॉय हु वाज ऑन द ट्री केम डाउन, और जब वो खतरा चला गया मतलब भालू चला गया, तो वो जो पेड़ पे चढ़ा था ना अपना दोस्त अपना भाईला, वो नीचे आया। ही जोकिंगली आस्क्ड हिज फ्रेंड व्हाट द बियर हैड विस्पर्ड इन हिज ईयर, और उसने मजाक उड़ाते हुए अपने दोस्त से पूछा, अरे भालू ने तेरे कान में क्या कहा। द फ्रेंड रिप्लाइड, तो फिर दोस्त ने उत्तर दिया भाई, क्या दिया, द बियर एडवाइज्ड मी नॉट टू ट्रस्ट ए फ्रेंड हु लिव्स यू इन डेंजर, उसने बाद एक बढ़िया बात कही, बोले कि ऐसे दोस्तों का भरोसा नहीं करना चाहिए जो आपको मुसीबत में अकेला छोड़ दे। हियरिंग दिस द बॉय फेल्ट असेम्ड, इतना सुन के जो दूसरा लड़का था उसको बड़ी शर्म महसूस हुई। तो ये कहानी हो जाती है, मोरल क्या है, ए ट्रू फ्रेंड नेवर अबैंडन्स यू इन डिफिकल्ट टाइम, ये लिख सकते हो भाई कि एक सच्चा दोस्त है वो आपको कभी नहीं छोड़ता है कठिन समय में, ये मोरल। तो 1 नंबर 2 नंबर और ये 2 नंबर, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है रे, घबराना नहीं है अपने पास एग्जाम समय पे। अब चलते हैं अपने आगे वाले प्रश्न में। आगे वाला जो प्रश्न है वो क्या है, 5 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो आपके पास एक तो ऐसे आएगा, एक तो आएगा अपने पास पिक्चर, उस पर उसको देख के लिखना है, एक आएगा आपके पास ऐसे। तो देखो ये भी 4 नंबर का है, क्या है, कैंपेन फॉर ए क्लीन इंडिया, स्वच्छ भारत के लिए भाई एक मिशन है। इसके बाद इसमें आपको क्या क्या शब्द दिए लिखने हैं, क्लीननेस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्री फ्रॉम लिटर, अनहाइजीनिक कंडीशन, वेस्ट डिस्पोजल, ऐसे शब्दों का अपन को क्या प्रयोग करना है। दूसरा है कि राइट पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन द गिवन विजुअल एड्स, अभी यहाँ पे इसने नाम भी दिया है, अगर वहाँ पे नाम नहीं हो तो भी आपको ये एयर पोल्यूशन दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, दिखाई दे रहा है, हाँ सर दिख रहा है, दिख तो रहा है, तो दिख रहा है तो फिर बना देते हैं इसको भी। देखो ये मैं आपको बता देता हूँ, देखो कैंपेन फॉर ए क्लीन इंडिया, ये आपका निबंध है मतलब पैराग्राफ है, किसके बारे में, स्वच्छ भारत मिशन के बारे में। क्लीनिनेस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ए हेल्थी लाइफ स्टाइल येट मेनी पीपल इग्नोर इट, देखो भाई बात ये कह रहा है कि स्वच्छता हमारे जीवन का, स्वस्थ जीवन का एक बढ़िया तरीका है, लेकिन फिर भी कई लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। द कैंपेन फॉर ए क्लीन इंडिया आल्सो नोन एज ए स्वच्छ भारत अभियान,
जाहिर सी बात है, जो भारत के लिए स्वच्छ भारत अभियान के मिशन है उसको इस नाम से भी जानते हैं, स्वच्छ भारत अभियान के नाम से भी शुरू हुआ था, 2015 में जनवरी में शुरू किया था। हाँ, वाज स्टार्टेड टू मेक और कंट्री क्लीन। ये क्यों शुरू किया गया था? हमारे भारत को साफ सुथरा बनाने के लिए, ग्रीन हरा भरा बनाने के लिए, ब्यूटीफुल सुंदर बनाने के लिए। इट इंक्रेजेस पीपल टू कीप देयर सराउंडिंग्स फ्री फ्रॉम लिटर, प्लास्टिक वेस्ट एंड अनहाइजीनिक कंडीशंस। और इसमें यह प्रोत्साहित किया गया लोगों को कि वो अपने जो घर हैं वहाँ पे लिटर यानी गंदगी उसको से मतलब उससे फ्री रखे। प्लास्टिक वेस्ट जो होते हैं, बोतल वगैरह होती है, प्लास्टिक के बैग वगैरह होते हैं, उनसे भी अपने पास साफ सुथरा रखना है। अनहाइजीनिक कंडीशन और अस्वास्थ्य जो अपने पास कंडीशन दशाएं हैं उनसे भी अपन को दूर रहना है। क्लीन रोड्स, सड़कों को साफ रखना। प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, बिल्कुल साफ सुथरे डिस्पोजल भी। वेस्ट डिस्पोजल का मतलब होता है जहाँ पे अपन एक व्यवस्थित जगह जहाँ पे अपन कचरा डाल सकते हैं। इसके अलावा टॉयलेट्स फॉर ऑल। टॉयलेट्स फॉर ऑल का मतलब होता है कि हर घर में टॉयलेट की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे लोग बाहर अपने पास नहीं जाएं। एंड अवेयरनेस अबाउट हाइजीन आर इट्स मेन गोल। और अपने पास जो जागरूकता है वो मुख्य बिंदु है अपने पास इसके प्रति कैंपेन फॉर क्लीन इंडिया के। इसके बाद एवरी सिटीजन मस्ट टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी बाय थ्रोइंग गार्बेज ओनली इन द डस्टबिन। और प्रत्येक अपने पास जो सिटीजन है, नागरिक है, उसको अपना कर्तव्य मानना चाहिए। कचरा है डस्टबिन में फेंकना चाहिए, जो सरकार ने बाहर रख रखे हैं या अपने घर में रख रखे हैं। इसके अलावा अवॉइडिंग सिंगल यूज प्लास्टिक। इसके अलावा आपको सिंगल यूज प्लास्टिक को यूज नहीं करना है। एंड पार्टिसिपेटिंग इन द क्लीनिनेस ड्राइव्स। और कहने का मतलब साफ सुथरा रखने वाले जो कार्यक्रम होता है उसमें अपने को भाग लेना है। स्कूल्स एंड द कम्युनिटीज शुड स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द हाइजीन। और स्वच्छता के बारे में अपने पास क्या स्कूल और समुदाय को अपने पास जो प्रोग्राम है वो रखने चाहिए, उनके बारे में ज्ञान है, जो जानकारी है वो बढ़ानी चाहिए। ए क्लीन इंडिया विल लीड टू हेल्थी इंडिया। और एक स्वच्छ इंडिया ही, एक स्वच्छ जो भारत है वही अपने पास क्या है, हेल्थी भारत, स्वस्थ भारत बन सकता है। दिस कैंपेन रिमाइंड्स अस दैट क्लीनलीनेस इज नॉट द डस्टी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट अलोन बट ऑफ एवरी इंडिविजुअल। और इसमें यह भी है कि अपने पास भारत को साफ सुथरा रखना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारा भी नैतिक कर्तव्य बनता है। ये आपके पास हो जाता है कैंपेन फॉर क्लीन इंडिया। इसमें दूसरा मैंने बताया था पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन के बारे में, है ना, 5 जो उत्तर था, प्रश्न था उसका। ये देखो पॉल्यूशन के बारे में, तो ये तो मैंने बहुत बार लिखवा रखा है। क्या है देखो, एयर पॉल्यूशन हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडर्न इन टाइम। यानी आधुनिक समय में जो वायु प्रदूषण है वो एक मुख्य बिंदु बन गया है भाई, यानी बहुत बड़ी समस्या बन गया है। दिल्ली में देख लो क्या हालत हो रखी है, लोग दिल्ली छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, इतना पॉल्यूशन फैल चुका है। द स्मोक रिलीज फ्रॉम द फैक्ट्रीज, व्हीकल्स, पावर प्लांट्स एंड द बर्निंग ऑफ द वेस्ट मिक्सेज विद द एयर एंड द मेक्स इट टॉक्सिक। कहने का मतलब फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है, वाहनों से जो धुआं निकलता है, इसके अलावा पावर प्लांट जो होते हैं, विद्युतीय जो पावर प्लांट होते हैं, उनसे जो धुआं निकलता है, इससे क्या है, ये हवा में मिक्स होकर अपने पास टॉक्सिक, बिल्कुल हानिकारक बना देता है। हार्मफुल गैसेज लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड कॉज ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। और ये जो अपने पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये अपने को क्या ब्रीदिंग से संबंधित समस्या फैलाती है। लंग्स डिजीज, फेफड़ों से संबंधित बीमारी आती है। हेडेक्स, सरदर्द होता है। एंड इवन हार्ट इश्यूज, और यहाँ तक कि हार्ट की प्रॉब्लम भी इनसे महसूस होती है। पॉल्यूटेड एयर आल्सो अफेक्ट्स एनिमल्स, और पॉल्यूटेड एयर आल्सो अफेक्ट एनिमल्स, जानवर भी इससे प्रभावित होते हैं। डैमेजेज क्रॉप्स, अपने पास फसल भी इससे नुकसान होती है। एंड लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग, और इससे वैश्विक जो गर्मी है वो बढ़ती है एयर पॉल्यूशन से। टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन पीपल शुड यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्लांट मोर ट्रीज एंड अवॉइड बर्निंग गार्बेज। यानी कहने का मतलब अगर लोगों को पॉल्यूशन से बचना है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए, बस ज़्यादा बस से अपने पास वाहनों का यूज़ नहीं करना चाहिए, बस में जाना चाहिए, जिससे क्या होता है। इसके अलावा अपने पास प्लांट मोर ट्रीज, ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। एंड अवॉइड बर्निंग गार्बेज, और कचरे को नहीं जलाना चाहिए। इसके अलावा इंडस्ट्रीज मस्ट इंस्टॉल फिल्टर्स टू कंट्रोल स्मोक, और जो अपने पास औद्योगिक जो कंपनियां लगती हैं, फैक्ट्री जो लगती है, इंडस्ट्रीज, उद्योग जो लगते हैं, उसमें फिल्टर्स की आवश्यकता जरूर होनी चाहिए कि भाई जो धुआं निकले उसको फिल्टर करके आसमान में छोड़े। इसके अलावा गवर्नमेंट्स एंड द सिटीजन्स मस्ट वर्क टुगेदर टू प्रोटेक्ट द एयर बिकॉज क्लीन एयर इज एसेंशियल फॉर द हेल्थी लाइफ।
सरकार और नागरिक को, दोनों को मिलकर अपने पास जो एयर है ना, साफ सुथरी हवा है, वो सभी के लिए आवश्यकता है, तो इसके लिए काम करना चाहिए मिलजुल कर। इफ़ यू डू नॉट एक्ट नाउ, अगर हम अभी काम में नहीं लगते हैं ऐसे, फ्यूचर जनरेशन विल सफ़र बैडली, तो हमारी भविष्य की पीढ़ी है बहुत ही बुरी तरीके से ग्रसित होने वाली है। ये हो जाते हैं आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो कंप्लीट, यानी जो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके से आने वाला है। अब नेक्स्ट बात करेंगे, चलिए तो आगे आपके पास आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्या आएगा सर? सेक्शन सी आपका ग्रामर से संबंधित रहने वाला है, और ग्रामर से संबंधित मैंने सारे टॉपिक अपलोड कर रखे हैं और बढ़िया शानदार क्लासेस आने वाली हैं। आपकी प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे ग्रामर, कंप्लीट ग्रामर लिखा हुआ है, वहाँ पे आपको हर एक टॉपिक मिलने वाला है, हर एक टॉपिक मिलने वाला है बढ़िया शानदार तरीके से। देखो 6 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा आप लोगों के पास टेंस से संबंधित, और टेंस की क्लास तो अपलोड हो रखी है। अब इसमें देखिए, देखो पहला क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ भाई। बदलाव क्या हुआ है? बदलाव ये हुआ है कि पहले 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे और 2 इस तरीके से थे। अब यार चारों ऐसे ही कर दिए हैं, तो कोई बात नहीं, ऐसे कर लेते हैं। ऐसे करें तो पहला प्रश्न दिया हुआ है, द टीचर डेस एक्सप्लेन द लेसन बिफोर द बेल रिंग। अब ये कैसे करेंगे? ये आपको करने का बहुत ही आसान तरीका समझा रखा है। बिफोर से जब 2 वाक्य जुड़ते हैं, क्या बिफोर से जब 2 वाक्य जोड़ते हैं तो बिफोर के बाद में पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। कैसे पता चला सर आपको? तो ये तो मैंने क्लास में भी समझाया है। और बिफोर के बाद में देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, रिंग की सेकंड फॉर्म दे रखी है, रेंग सेकंड फॉर्म केवल पास्ट इंडेफिनिट में ही आती है। तो अगर बिफोर के बाद में पास्ट इंडेफिनिट है तो बिफोर से पहले आपको किसका प्रयोग करना है? पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करना, परफेक्ट का प्रयोग करना है। अब पास्ट परफेक्ट कैसे बनेगा? तो वो बनेगा आपके पास हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से। कैसे बनेगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो यहाँ पे मैं टीचर के साथ हैड लगा देता हूँ और इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्सप्लेन कर देता हूँ ना, एक्सप्लेन्ड ईडी लगा दूंगा और वाक्य हो जाएगा आपके पास कंप्लीट। इस तरीके से आपको बनाना भी। दूसरा, आई डेस नॉट सी सच ए ब्यूटीफुल पेंटिंग इन माई लाइफ। इस वाक्य में सर एडवर्ब तो नहीं दिखाई दी, लेकिन मुझे दिखाई दे रही है। मैंने आपको एक एडवर्ब बताई थी पास्ट इंडेफिनिट में, इन प्लस एज। इन प्लस एज में कैसे बताया था सर? इन माई चाइल्डहुड बताया था, इन माई यंग एज बताया था। तो ये देखो मैंने क्या लिखा है, इन माई लाइफ, अपने जीवन में। तो इन प्लस एज दिया हुआ है, तो इन प्लस एज दिया हुआ तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। अब इसमें क्या कर दिया, इसने नोट और दे दिया भाई। इसका मतलब हुआ कि पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य बनाना है। सर वो कैसे बनता है? तो मैंने बहुत ही आसान भाषा में समझा रखा था कि डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने से वाक्य आपका पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव बन जाता है। तो इसमें मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? आई डिड नोट और सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें ब्रैकेट में दी हुई है, बस इतना ही तो करना है। नेक्स्ट है, रजनी डेस वर्क इन दिस कंपनी सिंस 2015। अब इसमें भी एक गड़बड़ी है सर। सिंस या फॉर प्लस टाइम आपने बताया तो था, कहाँ पे? तो सिंस या फॉर प्लस टाइम के साथ आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। और मैंने क्या समझाया था सर? अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ जाए तो उसके लिए क्लास देखो भाई। अब इसमें सिंस या फॉर प्लस टाइम में दिया हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। सर बताया तो था, कैसे करेंगे? तो देखो मैं बता देता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको वाक्य में हैज या हैव में से एक लिखना है, इसके साथ बीन का प्रयोग करना है और इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कर देना है और वाक्य कंप्लीट कर देना है। इतना ही तो काम है। तो रजनी के साथ अपन क्या करेंगे? रजनी एक वचन है तो हैज लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हैज और उसके बाद में बीन और उसके बाद में वर्किंग। वर्क में अपन क्या जोड़ देंगे? आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा वर्किंग, बस कंप्लीट। नेक्स्ट है, बाय नेक्स्ट ईयर डे, अपने पास कोमा, सुरेश डेस कंप्लीट हिज 10th क्लास। मैंने एक एडवर्ब बताई थी, अगर याद आ रहा हो तो। क्या बताई थी सर? मैंने बताया था बाय या बिफोर प्लस फ्यूचर टाइम हो। बाय या बिफोर प्लस फ्यूचर टाइम हो तो आपको फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग करना होता है। तो फ्यूचर परफेक्ट कैसे बनेगा? वो बनेगा आपके पास विल या शैल के साथ आपको हैव का प्रयोग करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तब जाके बनता है वो। तो ये बना देंगे। लेकिन अगर बाय या बिफोर के साथ पास्ट टाइम आ गया तो सर, तो क्लास देख लेना फिर। अब आपको पता चल गया फ्यूचर परफेक्ट बनेगा तो सुरेश के शैल का प्रयोग तो आई और वी के साथ ही होता है, बाकी सभी में विल लिखते हैं। तो यहाँ पे सुरेश के साथ विल लिखूंगा, इसके बाद में हैव लिखूंगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दूंगा और वाक्य हो जाएगी कंप्लीट।
वाक्य हो जाएगा कंप्लीट, है ना। ये जो 6 नंबर का क्वेश्चन है टेंस से संबंधित, ये गलत नहीं होगा अगर मेरी क्लास देखते हो तो। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अ वर्ब इन एग्रीमेंट विथ इट्स सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी आपको मिलने वाली है प्लेलिस्ट में, देख लेना, समझ लेना वहां पे एक बार, उसके बाद में मैं तो समझा ही रहा हूं। देखो, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग करना। अब ईच ऑफ द स्टूडेंट्स डेस हैज हाउ सबमिटेड द असाइनमेंट। अब आप देखते स्टूडेंट्स देखोगे, देखते ही आप हैव कर दोगे, सर स्टूडेंट्स तो बहुवचन है, बहुवचन क्रिया का प्रयोग करेंगे तो हैव कर दोगे, और वो हो जाएगा गलत, क्योंकि मैंने एक नियम में समझाया था, ईच, है ना। आप लोग मेरी क्लास देखोगे तो समझ में आएगा आपको। ईच, एवरी, है ना, एवरी प्लस ऑफ प्लस पीसीएन, पीसीएन का मतलब होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं इस ईच या एवरी के अनुसार, ठीक है, ध्यान में रख लेना। अब मैं समझा देता हूं। अब देखो, ईच दिया हुआ है, ऑफ दिया हुआ है, पीसीएन दे रखी है, तो यहाँ पे ये ऑफ से पहले ईच आ रखा है, इसके अनुसार हैज का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान में रखना। नीदर रमेश नोर हिज फ्रेंड्स। अब मैंने कंजक्शन समझा रखा है भाई, कंजक्शन आपको समझना भी है क्योंकि मैंने कंजक्शन की क्लास अपलोड कर रखी है, ये मैं आगे बात करने वाला हूँ इन कंजक्शंस में। जब दो सब्जेक्ट नीदर नोर से जुड़े हो, जब दो सब्जेक्ट नीदर नोर से जुड़े हो तो आपको बाद वाले कर्ता के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना है। देखो, रमेश यहाँ पे भी है, ये नीदर है, रमेश है, नोर के बाद में हिज फ्रेंड्स बहुवचन है, तो बाद वाला कर्ता बहुवचन है। बहुवचन के साथ अपन क्या करेंगे, वर्ब में ऐसे ऐसे नहीं जुड़ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो नो आएगा, नोज नहीं आएगा। ये हो जाता है आपके पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब देखो, क्वेश्चन नंबर जो 8 है ना, ये मैं समझा देता हूं भाई। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ये जो टॉपिक है वो आपके पास 12th के लिए मैंने अपलोड कर रखी है। अब आप 12th नाम देखते ही देखोगे नहीं, कंजक्शन सेम है भाई, जो मैंने 12th को पढ़ाए हैं, जो मुझे आप लोगों को पढ़ाने, तो आपको एक बार वो कंजक्शन देख के रिवाइज कर लेना है। अब इसके बारे में बात करें तो क्या है, इसको सो दैट से जोड़ना है। सो दैट से जोड़ने का बहुत ही आसान नियम है भाई। ये जो खालिस्तान वाले होते हैं ना, बीच में जो जगह होती है जिस कंजक्शन की, वहां पे कुछ न कुछ लिखना होता है। यहां पे आपको एडजेक्टिव लिखना होता है, एडजेक्टिव या एडवर्ब लिखना होता है। कौन से वाक्य का, पहले वाक्य का। पहले वाक्य में क्या है, ही वॉज वेरी टायर्ड, वो बहुत ही थका हुआ था, तो ये एडजेक्टिव आप लोगों के पास। और ये जो वेरी है ये हटा देंगे, तो ये जो टायर्ड अगर अपन इसमें लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखो ही वॉज, और उसके बाद में वेरी को हटा देंगे, सो लिख देंगे, और ये खालिस्तान आ गया, खालिस्तान में ये टायर्ड, टायर्ड वो लिख देंगे, उसके बाद में दैट का प्रयोग करेंगे, और इसके बाद में बाद वाला वाक्य कंप्लीट लिखना, कुछ नहीं हटाना है। तो ये देखो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ही कुड नॉट वॉक, है ना, वॉक एनी फर्दर, ये आगे देख लेना भाई, फर्दर और लिख देना ना, फर्दर और लिख देना। अब बात करें इसकी, ये तो और भी सरल है, दोनों ही सरल है। जब दो वाक्य हु से जोड़ने हो, क्या, जब दो वाक्य हु से जोड़ने हो तो बाद वाले वाक्य का कर्ता देखा जाता है। बाद वाले वाक्य का कर्ता है ही। अब ये ही पहले वाले वाक्य में किसके लिए आया, तो ये आया द बॉय के लिए, तो आपको इसका प्रयोग इसके बाद में करना है। तो मैं लिखूंगा, देखो, द बॉय, और उसके बाद में लिखूंगा हु। अब मैं जैसे हु लिख देता हूं तो बाद वाला वाक्य आपको हु के बाद में तुरंत लिखना होता है। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। तो बाद वाला वाक्य ये रहा, इसका ये कर्ता छोड़ देंगे, कर्ता छोड़कर जो बच गया वो लिख देंगे, हु वन द फर्स्ट प्राइज, और इसके बाद में आपको पहले वाले वाक्य में जो बच गया है, क्योंकि द बॉय तो लिख दिया, बच गया ये यहां से, तो इज माई फ्रेंड, बस इतना सा काम करना है आप लोगों को और वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। तो ये दो कंजक्शंस है, तो कंजक्शंस की क्लास अवश्य देखनी है, वो 12th के लिए है, तो घबराना नहीं, क्योंकि कंजक्शन सेम होते हैं, चाहे आप 9th में पढ़ो, चाहे आप 12th में पढ़ो, चाहे आप 10th में पढ़ो, चाहे आप 8th में पढ़ो, कहीं पर भी पढ़ो, कंजक्शन सेम होते हैं भाई। अब बात करते हैं, देखो, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 क्या है, पैसिव वॉइस और नरेशन से संबंधित। पहले ये 2-2 नंबर के आते थे, अब की बार 1-1 नंबर का कर दिया भाई, तो ये अपने पास एक ही नंबर का आएगा। पैसिव वॉइस का वाक्य मैं एक बार 9 नंबर का यहाँ पे बना देता हूँ। पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, एक बहुत ही सिंपल सी बात बता देता हूँ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। इसके लिए क्लास अपलोड हो रखी है, वो भी देख लेना, और नेक्स्ट भी आने वाली है भाई बहुत जल्दी। तो इसमें अपन सब्जेक्ट क्या है, द टीचर है, प्रेज्ड वर्ब है, द स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट है। अब आप ना इसको लेको,
तो ये ध्यान में रखना, इसको नहीं लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट्स, मैं लिख देता हूँ एक बार, द स्टूडेंट्स, और बहुत जल्दी आने वाली है नियमों से सहित क्लास। द स्टूडेंट्स अप्रेज्ड है, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट में आपके पास पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होती है वाज या वर, स्टूडेंट्स बहुवचन है तो वर लिख दिया। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी प्रेज्ड, है ना, थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म सेम होती है। इसके बाद में जो बच गया पहले वो लिखेंगे भाई, ये कहीं पर भी नहीं समझाया आपकी पासबुक में, कहीं पर भी नहीं समझाते हैं, मैं समझा रहा हूँ, हार्ड वर्क, और इसके बाद में बाई और टीचर। सब्जेक्ट जब अपन अंत में लिखते हैं तो कर्ता से पहले बाय का प्रयोग करते हैं, तो बाय टीचर आ जाए, बाय द टीचर है भाई, वो देख लेना वहां पे। अब इसके बारे में बात करते हैं। नरेशंस में क्या होता है कि जब अपन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को, तो मैंने तो हर चीज पे क्लास बना रखी है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो क्या है, द मैनेजर सेड, तो सेड टू जो होती है रिपोर्टिंग वर्ब होती है, तो इसको अपन चेंज कर देते हैं, द मैनेजर। अब ये सेड टू है आरएस के वाक्य यानी इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो वाक्य होता है उसके अनुसार बदलती है। अब ये प्रश्नवाचक है तो इसको आस्कट में बदला जाता है, ये मैंने अपने नियमों में समझा रखा है। और उसके बाद में द एम्प्लॉय, और उसके बाद में कंजक्शन लगाना होता है, ये कोमा हटाने के लिए कंजक्शन लगाएंगे। तो अगर आरएस का वाक्य इंटरोगेटिव और किसी डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू हो रखा तो अपन उसे ही कंजक्शन बना देते हैं। और कंजक्शन के बाद में सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट है यू, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार है, तो ये ध्यान, ये तो अभी यहाँ पे तो समझ में नहीं आएगा, क्लास में आ जाएगा। उसके बाद में टेंस परिवर्तन करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, और उसके बाद में हैड नॉट सबमिटेड द रिपोर्ट येट, आगे तो वहाँ पे लिख देना भाई। ये हो जाता है आपके पास ग्रामर पार्ट जो कि 10 नंबर का है। कहाँ पे है 10 नंबर, देखो 4 2 2 6 8 8 1 9 और 1 10, ये 10 क्वेश्चन है, 10 नंबर के हो जाते हैं भाई। सॉरी, ग्रामर में अपने पास क्या है 10 नंबर के आने वाली है, बहुत ही सरल है। और ये 5 टॉपिक मैंने अपलोड कर रखे हैं, फिर भी मैं आप लोगों के लिए कुछ और नए क्लासेस लेकर आने वाला हूँ। अब जो 11 नंबर का क्वेश्चन है वो आपके पास क्या है, पैराग्राफ से संबंधित है। पहले इस पैराग्राफ का आपको क्या स्क्रीनशॉट ले लेना है, मैं समझाऊंगा भाई। अब ये पैराग्राफ जो क्वेश्चन आएगा, पैराग्राफ में जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 4+2। सर ये क्या होते हैं 4+2, ये होते हैं आप लोगों के पास है कि आपके पास 4 तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, 2 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे, तो 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और 2 अपने पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं ना। तो ये रहे आपके पास 2 क्वेश्चन, ये शॉर्ट टाइप और ये 4। तो मैं ये करवा देता हूँ क्योंकि मुझे पता है पैराग्राफ आप लोगों ने देख लिया होगा। विच ऑर्गेनाइजेशन डिड द स्पीकर, स्पीकर यहाँ पे नेल्सन मंडेला से लिया गया भाई, अपने पास लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम वाले चैप्टर से है पैराग्राफ, तो इसमें उसने ज्वाइन किया था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट आता व्हाट डिड द स्पीकर नो अबाउट हिज पीपल, उसने अपने लोगों के बारे में क्या जाना भाई, उसने जाना कि वो तो आज़ाद ही नहीं है, उसके खुद के लोग भी गुलाम है, तो कहता नॉट फ्री, ये सीखा था उसने। ये लाइनें सेम टू सेम है भाई, वहाँ पे पैराग्राफ में देख लेना। इसके बाद है व्हाट डिड द स्पीकर हंगर फॉर पर्सनल फ्रीडम टर्न इनटू, कैसे बदल गई भाई, उसकी भूख बन गई, अपनी खुद की जो आज़ादी की भूख थी ना वो अपने लोगों की आज़ादी में बदल गई। ये भी लाइन सेम टू सेम पैराग्राफ में है। हाउ डिड द डिजायर फॉर फ्रीडम चेंज द स्पीकर, स्पीकर को कैसे बना देती है भाई, बहादुर बना देती है, बलिदानों के लिए, बलिदान देने के लिए आतुर बना देती है, तो ए बोल्ड मैन रेडी टू सेक्रीफाइस में बदल देती है। अब इन प्रश्नों के उत्तर आपको उस पैराग्राफ में से करने हैं जो आपके ऊपर दिए हुए हैं भाई, है ना। सेम लाइन मिलेगी आप लोगों को, है ना, कि जैसे दिया ना व्हाट क्वालिटीज डिड द स्पीकर वांट टू लिव, है ना, तो ये देखो ये रही अपने पास सेम लाइन मिलने वाली है। हाँ, सेक्रीफाइस कहाँ पे है, ये रही डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, देयर लाइव्स विथ डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, यहाँ तक करनी है, लेकिन पर्सन में से उत्तर निकाल के करनी है आप लोगों को। एक बार नहीं, एक क्वेश्चन दिया हुआ है भाई कि व्हाट कंपैरिजन डिड द स्पीकर यूज टू एक्सप्लेन सैड सफरिंग, सैड सफरिंग के लिए वो चेन्स ऑन माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी, ये अपने पास सैड सफरिंग आ जाती है भाई। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो लेंचो वाले में से है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद इसके जो क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूँ। क्या हु हैंडेड द लेटर टू द लेंचो, जब वो अगले संडे को जाता है वहां पे तो पोस्टमैन खुद उसको लेटर देता है भाई, है ना, तो पोस्ट मास्टर नहीं देता, पोस्टमैन देता है, ध्यान से समझ लेना। वेयर डिड लेंचो गो फॉर ए पेपर, अब जब उसने पैसे गिने तो वो वापस लेटर लिखने के लिए सोचता है, सोचा है कि नहीं सोचा, फिर जाता है खिड़की के पास, तो वो इसमें दिया हुआ भाई सेम लाइन दी हुई है, टू द विंडो दिया हुआ, देख लेना। Who could not have made a mistake, लेंचो ने बाद में दिमाग में सोचा, अरे कौन नहीं गलती कर सकता, भगवान गलती नहीं कर सकता है, ये उसने सोचा। When did लेंचो came to post office, अच्छा वो लेंचो पोस्ट ऑफिस कब गया, संडे मॉर्निंग को गया, शुरू में लिखा है तो ये हो जाता है।
वेयर डिड लेंचो गो इमीडिएटली आफ्टर काउंटिंग द मनी, पैसे गिनने के तुरंत बाद कहाँ गया, तो देखो ये रहा आपके पास ना, इमीडिएटली गया था भाई तुरंत। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, ये रहा है ना, बिल्कुल सही है। वाई डिड लेंचो ट्रिंकल्स हिज ब्रो वाइल राइटिंग द लेटर, अपने पास उसने ये सोचा, उसने त्योरियां चढ़ाते हुए, ट्रिंकलिंग हिज ब्रो कोज्ड बाय द एफर्ट टू ही हैड मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, यहाँ पे क्योंकि वो अपने पास अपने आइडियाज है वो व्यक्त करना चाहता था। जब आप गुस्से में होते हो तो पेन को दबा के लिखते हो ना, वैसे वैसे वाला है। तो ये 11 नंबर का क्वेश्चन मैंने समझा दिया भाई। अब यहाँ से आपके प्रश्न उत्तर है वो शुरू होते हैं भाई। देखो मैं प्रश्न उत्तर आपको दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद में इनके बारे में बात नहीं करने वाले, क्योंकि क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कहाँ से आने वाला है। देखो जो 12 नंबर का क्वेश्चन है ये आपके फर्स्ट फ्लाइट से आने वाला है। इसमें आपके पास 4 प्रश्न होने वाले हैं। कितने? 4 प्रश्न होने वाले हैं। 4 में से आपको कितने करने हैं? 3 करने हैं। समझ में आ गया होगा ये। अब ये जो 12 नंबर का क्वेश्चन है इसके क्वेश्चन जो आंसर है वो ये रहे भाई आप लोगों के पास, है ना, ये जो मैंने दिए हुए ना यहाँ पे, ये दिए हुए हैं। ये देखो आप लोगों के पास 4 क्वेश्चन है, चारों के आंसर आपको कर लेने हैं। वैसे मैंने अपनी किताब में, अपनी जो क्लास में रहे, कहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, अपनी क्लास में बहुत ही शानदार तरीके से समझाया है मैंने। इन प्रश्नों के उत्तर भी समझा रखे हैं, ये सारे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। नेक्स्ट बात करें तो 13 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी अपने पास इसी से आने वाला है। किससे? लेकिन ये अपने पास कितने? 60 शब्दों में देना है और दोनों में से एक करना है आप लोगों को। किसमें? दोनों में से एक करना है। और ये दोनों प्रश्न आपको मेरी क्लास से करने हैं भाई, है ना, मेरी क्लास से करने हैं 100%। और जो चैप्टर मैं इसमें बताए हैं इनमें से जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उनसे बाहर कुछ नहीं जाना है, तो ये ध्यान में रखना। अब बात करते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन। 14 में भी 2 है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑफ द 60 वर्ड। इसमें भी आपके पास क्या है, एक क्वेश्चन तो इस चैप्टर से जो है ना, ये जो 14 नंबर का क्वेश्चन है ये प्रपोजल से होने वाला है। तो प्रपोजल के जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं उनसे बाहर कुछ नहीं आएगा भाई, ध्यान से समझ लेना। नेक्स्ट बात करें 15 ये हाँ, ये आपको ये भी अपने पास कहाँ क्लास ही करना है भाई, क्योंकि मैंने वहाँ पे बढ़िया तरीके से करवा रखा है। 15 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपके पास पोइट्री से संबंधित है भाई। पोइट्री का एक पैराग्राफ आएगा, 5 नंबर का है भाई। ये 5 नंबर आपके जाने ही नहीं चाहिए कहीं। देखो ये पैराग्राफ मैंने करवा रखा है आप लोगों को पोइट्री में। मैंने सारी जो पोइट्री आप लोगों की उसके प्रत्येक स्टंजा के जो क्वेश्चन है वो मैंने करवा रखे हैं। एक ही क्लास में मैंने अपलोड करी है सारी पोइट्री, तो वो आपको देख लेनी है भाई। पहला क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप, 2 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट टाइप, और ये 2-2 नंबर के, और ये बहुत ही सरल है भाई। देखो इसमें कहा है, क्या कह रहा है, वेयर डज द पोइट सिट्स, कहाँ बैठी है, तो इनसाइड बैठी है। तो ये देखो आई सिट इनसाइड। व्हाट इज द पोइटिस डूइंग, पोइटिस क्या कर रही है, वो क्या कर रही है भाई, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। तो यहाँ पे राइटिंग लॉन्ग लेटर भी कर दोगे तो सही हो जाएगा, है ना, आप लोगों का राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, ये यहाँ पे है ना, ये ऐसे कर दोगे तो। और हाउ इज स्काई, स्काई कैसा है, द होल मून इज साइंस इन द ओपन स्काई, बस इतना कर दो तो भी सही कर देगा अगला। तो टीचर तो बेचारा टीचर ही होता है, सोचता है। अब ये जो पैराग्राफ है मैंने करवा रखा है आप लोगों को, क्या है, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन द टीथ अ कटलस ब्राइट, हिज beard was black, one leg was wood, it was clear that the pirate meant no good। बहुत ही सरल है, देखो इसका भी कराते हैं। What does the pirate holds in teeth, teeth में क्या है उसके, कटलेस है, ये रख दिया। What was unusual about the pirate's leg, वो वुड का बना भाई, है ना, मेड ऑफ वुड, मेड ऑफ वुड, लकड़ी से बना हुआ उसका एक पैर लकड़ी का है। What does the pirate suggest about the pirates intention, pirates का जो कि अपने पास डाकू उसका इरादा क्या है, अच्छा नहीं है, that means no good, ये रहा आपके पास। It was clear that the pirate meant no good। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने बिल्कुल सेम इसी तरीके से करवा रखे हैं आप लोगों को। 16 नंबर का क्वेश्चन जो है ये आपकी पोइट्री से संबंधित आएगा, फर्स्ट फ्लाइट की पोइट्री से संबंधित। 3 क्वेश्चन है, 2 करने हैं। कितने हैं? 3 क्वेश्चन, 2 करने हैं। कहाँ पे है देखो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। और ये जो 16 नंबर का क्वेश्चन है ना, इसमें आपके पास ये रहा। ये क्वेश्चन आप सेम कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, और जो मैंने क्लास में करवाया वो भी कर सकते हो। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई इनका, ये मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं इसका अर्थ ही तो समझाऊंगा, तो बाकी अब मैंने क्लास में समझा रखा है ये तो। अब बात करते हैं देखो नेक्स्ट 17 नंबर का क्वेश्चन जो है ये कहाँ है, ये रहा भाई। ये भी आपके पास क्या है, पोइट्री से संबंधित है। लेकिन पोइट्री के आपके पास जो 16 और 17 नंबर का क्वेश्चन है ये जो 16 और 17 नंबर के जो क्वेश्चन है ये आपके पास क्या है, इससे संबंधित है।
ये 2 है, 3 क्वेश्चन में से 2 करना है, ये शॉर्ट टाइप है यानी 20 से 30 शब्दों में, इन 2 में से 1 करना है, ये 3 नंबर का 60 शब्दों में उत्तर देना है। तो ये मैंने करवा रखे हैं, तो इसका भी आंसर दिखा देता हूं मैं कहाँ पे है। ये रहे 17 नंबर के क्वेश्चन है ना, 17 नंबर जो दिया हुआ ये रहा आप लोगों के पास कि बंगाल टाइगर को कैसे वर्णित किया गया, तो मैंने तो सारे जानवरों की करवाए पोइट्री में। अमांडा मूडी क्यों है, ये भी मैंने करवा रखा है। तो ये सारे प्रश्न मैंने करवा रखे हैं, आप क्लास में भी देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ पे भी, जिससे याद रह जाए आप लोगों को। अब 18 और 19 नंबर का जो क्वेश्चन है, 18 और 19 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके पास क्या है, फुटप्रिंट विदाउट फीट से होने वाला है। और 20 नंबर का भी 18, 19 और 20 ये आपके पास फुटप्रिंट विदाउट फीट से होने वाले हैं। 3 में से आपको 2 प्रश्न करने हैं, 20 से 30 शब्दों में करने हैं, 2 नंबर का होने वाला है, इसका मतलब 4 नंबर का ये होने वाला है। तो इसके भी आंसर मैंने करवा रखे हैं शायद अपने पास, हाँ मैं दिखा देता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। ये देखो ये करवा रखा आंसर एंड 2 ऑफ द, मैंने तीनों करवा रखे हैं। हु ट्राइड टू इन्वेट द अर्थ इन 21st सेंचुरी, और व्हाई डिड डू भोली पेरेंट्स एक्सेप्ट विशंबरनाथ मैरिज। बहुत ही सरल है भाई। तो अब देखो उसने स्वीकार क्यों किया था भाई, तो देखो पहले मैं अर्थ समझा देता हूँ। मार्स है ना, वो अपने पास आक्रमण करना चाहते हैं 21st सेंचुरी में, और भोली है उसके माता पिता विशंबरनाथ का शादी का एक्सेप्ट क्यों करते हैं, क्योंकि वो बनिया रहता है, पैसे वाला रहता है, उसका खुद का घर होता है, खुद की दुकान होती है, और उसकी माँ ये सोचती है भाई कि भाई उसकी बेटी बुद्धिहीन है, चकते की निशान है, इसलिए वो मानते हैं कि ये भाग्यशाली है भाई। मिसेस पंपरी उसके बारे में क्यों चिंतित करती है भाई, क्योंकि उसको लगता है बहुत मोटा हो गया है, सुस्त हो गया है, कुछ खा नहीं रहा है, सो नहीं रहा है। तो ये सारी बातें इसमें चिंताजनक होती है, ये मैंने समझा रखा भाई इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर 20 की। ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये 5 क्वेश्चन है, 5 नंबर के हैं। मैंने अपने फुटप्रिंट विदाउट फीट के सभी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना रखे हैं, और ये जो 20 नंबर का क्वेश्चन है इसके जो क्वेश्चन है उनसे बाहर नहीं आने वाला भाई। तो प्रत्येक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से वैसे मैं कंप्लीट बुक के अलग से लाने वाला हूँ, चिंता मत करो आप लोगों के लिए। क्या है, व्हाट डिस्कवरी डिड ग्रिफिन मेक। अच्छा, ग्रिफिन ने क्या खोज करी थी भाई, ग्रिफिन ने खोज करी थी सर वो अपने मनुष्य शरीर को गायब कर सकता था। तो क्या है, ही कुड चेंज मेटल इनटू गोल्ड, नहीं। इसके अलावा ही कुड मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, हाँ ये खुद को अपने गायब कर सकता था, ये बनाया था उसने। नेक्स्ट बात करें, व्हाट वाज द फर्स्ट कलेक्शन दैट स्टार्टेड इब्राइट्स साइंटिफिक जर्नी। अच्छा, उसके पास पहला कलेक्शन क्या था जिससे उसके वैज्ञानिक यात्रा शुरू होती है भाई, उसने अपने पास बटरफ्लाइज इकट्ठा करना शुरू की थी। ये मैंने समझा भी रखा था कि पूछेगा पक्का। इसके बाद व्हाट वाज होरेस डेनेबीज, होरेस डेनेबी है भाई, गलत है यहाँ पे। व्हाट वाज होरेस डेनेबीज प्रोफेशन, होरेस डेनेबी क्या था भाई, उसका प्रोफेशन क्या था, वो ताले बनाने वाला था। क्या बनाता था, वो ताले बनाता था। इसके बाद में ये देखो, ऑनर ऑफ द रेयर बुक बिजनेस, ये कर लोगे आप लोग गलती से, ध्यान से सुन लेना भाई। व्हाट मेटिल्डा बोरो फॉर द बॉल, पार्टी के लिए क्या उधार लेके आती है मेटिल्डा, जिससे उसका जीवन खराब हो गया था। प्रश्न भी बढ़िया आएगा इससे। तो उसने वो अपनी दोस्त जो थी ना, था उसका फर्स्ट ईयर, उससे वो नेकलेस लेकर आती है। बाद में 5 नंबर का क्वेश्चन जो है, व्हाट डज भोली एस्पायर टू बिकम आफ्टर रिफ्यूजिंग द मेरी विशंबरनाथ से शादी से इनकार करने के बाद में वो क्या बनना चाहती थी, वो टीचर बनना चाहती थी। तो ये आपका जो मॉडल पेपर अब कंप्लीट हो जाता है भाई। देखो BSCR ने कुछ बदलाव किए थे, वो भी अपन ने सीख लिए हैं, देख लिए हैं, सारी बातें अपन ने सीख ली हैं, सारे प्रश्नों के तरीके बता दिए हैं कैसे करने हैं। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए फायदेजनक हुई है कि नहीं हुई है भाई। हाँ, तो ये जो इस तरीके का जो मॉडल पेपर है ना, ये जो मॉडल पेपर जिस तरीके से अपने पास इसने बनाया है BSCR ने, मैं उस तरीके से आप लोगों के लिए बहुत सारे पेपर्स है, यानी 10 मॉडल पेपर्स है। वैसे मेरा विचार तो है कि 10 मॉडल पेपर, लेकिन 10 भी नहीं है तो मैं आप लोगों के लिए 5 या 6 मॉडल पेपर अवश्य अपलोड करने वाला हूँ, जिसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है, जिसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो मुझे लगता है आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, बढ़िया लगी होगी, पेपर भी समझ में आया होगा। तो मुझे लगता है बस आज की क्लास को यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक देखते रहे हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।